पढ़े जी। प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 1 का, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 2 का। तो प्रोसेस अकाउंट मांगता है, बल्कि आपने काफ़ी देखा है प्रोसेस अकाउंट ही मांगे होते हैं, और जहाँ पे प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगे होते वहाँ पर मैंने शुरू में आपको वो करवा के फिर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ाई थी। ईपीयू मांग रहा है जी, कॉस्ट पर यूनिट कह रहा है निकाल दो जी, तो वो फिर आपका नक्शा पक्का हो गया था। उसके बाद अब अगर वो प्रोसेस अकाउंट नहीं भी मांगे तो आपको पता है कि चल वही सारा कुछ रहा होता है पीछे, बीच में से वो आपको जो 3 मिसिंग फिगर्स होती थी जो आप निकालते थे वो डायरेक्ट मांग लेता है। तो ज़रूरत की वर्किंग आप क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल लेजर की फॉर्म में बनाया, ईपीयू निकाला, कॉस्ट पर यूनिट निकाली और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। लेकिन प्रोसेस अकाउंट भी मांगता है, आपने काफ़ी सवालों के अंदर देखा है। खैर हमने तो शुरू यहीं से किया था। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दो अकाउंट्स बनाने हैं। Hercules Chemical Limited is engaged in production of chemicals using two processes. Chemical T is used in process 1, which produces chemical LM with byproduct। अच्छा, ये कुछ ऐसी कहानी चल रही है कि हमारा एक प्रोसेस है 1, ठीक है जी। इस प्रोसेस के अंदर आप वो इनपुट करते हैं जी, जी प्रोसेस 1 है, इसमें इनपुट करते हैं क्या चीज़, मटेरियल टी, केमिकल है, ठीक है। उसके बाद इसमें जाहिर सी बात है लेबर भी लगती होगी और कन्वर्जन भी, प्रोसेस है ना, कन्वर्जन कॉस्ट सी, देखो ना, ये मटेरियल लगा और फिर डायरेक्ट लेबर लगी है, ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो लेबर ही कन्वर्जन है, ठीक है, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। शायद नीचे जाके कहीं पे वो बता भी दे आपको कि FOH इतने % ऑफ लेबर है, तो पता लग जाएगा, ठीक है। चले आगे, यहां से निकलता क्या है, L M और प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या है, N बाय प्रोडक्ट आ गई। अब ये देखने वाली बात है कि N बाय प्रोडक्ट एज इट इज़ बिक जाती है, ये मजीद फर्दर प्रोसेस होती है। हमने होमवर्क वाले 2-3 सवालों के अंदर देखा था, कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी फर्दर प्रोसेस हो जाती है। मेन प्रोडक्ट्स जो है वो स्प्लिट ऑफ में बिक रही हैं और बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होकर, तो वो कोई बात नहीं, उसका लेजर बना लेते होते हैं। खैर हाँ, तो वो मैंने सोल्यूशन भी दिया था, देखा था, देख लेते हैं, वैसा ही होता है जैसा मेन प्रोडक्ट का था ना, एक बाय प्रोडक्ट का काम था ना, वो सिंपल सा था यार, वैसे ही पुराना सवाल है। अच्छा, जैसे हम स्क्रैप का अकाउंट नहीं बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे बैंक के चीज़ें, बैंक की मजीद प्रोसेस की और फिर उसको सेल कर दिया, वो बैलेंस हो गया था। बहरहाल देख लेना उसको, कोई मसला हो तो पूछ लेना। अच्छा, तो L M along with बाय प्रोडक्ट N इन द रेशियो ऑफ 6:5:1। अच्छा, अब ये रेशियो जो है, ये परसेंटेज जो है, ये गिवन है 60, 50 और 10। परसेंटेज नहीं है, रेशियो है, तो कोई बात नहीं, 6/12, 5/12, 1/12, ठीक है। लेकिन मज़े की बात ये है कि प्रोडक्शन उसने वैसे ही दे दिए, तो वैसे चेक कर लेंगे ना आप लोग, तो रेशियो यही निकलेगी। जब वो रेशियो दी हुई है तब भी चेक करने में हर्ज नहीं है, लेकिन जब उसने एक्चुअल प्रोडक्शन दे दी तो मैं फिर उस रेशियो को यूज़ ही नहीं करूँगा। ऊपर रेशियो देकर नीचे प्रोडक्शन एक्चुअल दी भी हुई है, आप चेक कर लोगे इन सब का टोटल करके ना, तो आप चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट यही परसेंटेज जो उसने रेशियो दी हुई है उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन वही होनी है, जाहिर सी बात है। चेक कर लेना आप लोग, मैं तो नहीं कर रहा जब मुझे एक्चुअल प्रोडक्शन मिल गई। खैर, हाउएवर देयर इज अ वेस्टेज ऑफ 10% इन प्रोसेस 1 ड्यू टू एवेपोरेशन। ओहो, यहाँ पर तो नॉर्मल लॉस भी होता है, कितना, 10%, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ द जी प्रोसेस। ये जी मेरी तरफ से ऐसे हो गया था टाइप। केमिकल M, ओ केमिकल M अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग, ये जाकर पड़ता है प्रोसेस 2 में। अब प्रोसेस 2 में जाएगा तो पता है वहाँ पर और मटेरियल भी लग सकता है, मज़ीद लेबर भी लग सकती है और ओवरहेड्स भी, ठीक है। क्या कहता है, वेयर इट इज कंबाइंड विद, ओ केमिकल वी भी लगता है, इधर मटेरियल ऐड हो रहा है, लेकिन उस मटेरियल का नाम क्या है, मटेरियल वी, केमिकल वी। पीछे केमिकल टी लगा था और फिर यहाँ पर इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए केमिकल वी भी लगता है। अच्छा जी, 15% ऑफ इनपुट इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इधर को काम कर रहे हैं भाई,
ठीक ठीक, हल्की फुल्की। अच्छा जी, 15% ऑफ इनपुट इज प्रोड्यूस्ड एज, ये क्या है जी, नॉर्मल लॉस है। आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस विच नीड्स टू बी, ये नई चीज आई, अभी तक ये हमने नहीं देखा। स्क्रैप नहीं, उल्टा कॉस्ट, यानी नॉर्मल लॉस जो होता है वो नॉर्मल लॉस, एक बार याद होगा रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था, खतरनाक केमिकल ऐसा है कि उसको उल्टा डिस्पोज करने के ऊपर खर्चा आता है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू आकर, वैसे सोचे होगा क्या, मतलब क्या होगा अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आती थी तो वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती थी। तो अगर ये नॉर्मल लॉस आया है जिसको उल्टा कॉस्ट इनकर करके हमें डिस्पोज करना पड़ेगा तो ये कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो क्रेडिट साइड पर ही होंगे, अभी सवाल में करेंगे इंशाल्लाह। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स तो क्रेडिट साइड पर होंगे ना, ना उसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर यूनिट्स आ जाएंगे ना। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लेट से 10 यूनिट्स इधर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ उसकी जो कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट वो डिस्पोजल कॉस्ट, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। नेगेटिव वाला काम क्या करना, नेगेटिव हम थोड़े ही करते होते हैं लेजर के अंदर, ठीक है। नेगेटिव वाली बात ही है, नेगेटिव भी कर दोगे तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन इधर लिख दो तो भी मेरे ख्याल में मुनासिब है। नेगेटिव में भी हर्ज नहीं, यहाँ पर अगर आप नेगेटिव लिख दोगे तो क्या होगा, वो माइनस में आएगा, लेकिन वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। इधर रखो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा बन जाएगी। यहाँ पे क्या पड़ा होता है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, डिस्पोजल कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट ऐड हो जाएंगी और अल्लाह अल्लाह खैर चला जैसे करते आए आज। क्या ख्याल है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ थी जो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस को उल्टा डिस्पोज करने की कॉस्ट है। तो ये रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर कोई यूनिट्स नहीं आएंगे और यहाँ पर कोई रुपीज़ नहीं आएंगे क्योंकि पैसे आ नहीं रहे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, अभी इंशाल्लाह सवाल करते हैं तो ऐसे ही होगा, ठीक है। बात समझ आई कुछ, अब बोलो। अच्छा, द फॉलोइंग डाटा पर्टेन, चलो जी कहानी ख़त्म हो गई। तो मटेरियल के साथ साथ फिर यहाँ पर भी लेबर लग रही है, इसमें भी जाहिर सी बात है, अब इस प्रोसेस है तो यहाँ पर लेबर भी लगेगी जी। इससे क्या बनेगा, हाँ ये नहीं देखा हमने। केमिकल एम अंडरगोज वेयर इट इज ऑब्टेन्ड टू प्रोड्यूस केमिकल पी, ठीक है, केमिकल पी बन जाता है। भाई कह रहे हैं यहाँ पे केमिकल पी लिखें, ये बन जाता है ये जी, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल एल है जो स्प्लिट ऑफ में बिक जाएगा, केमिकल एन है जो बाय प्रोडक्ट है, ये भी आई थिंक इधर स्प्लिट ऑफ में बिक जाती है, और एम को फर्दर प्रोसेस करके पी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वो फिर फर्दर प्रोसेस होकर बिकेगा। इसीलिए आपको एम की सेलिंग प्राइस नहीं नज़र आएगी, एल की भी सवाल में नज़र आएगी, देखना एन की बाय प्रोडक्ट की भी नज़र आ जाएगी अगर बिकती है तो, लेकिन एम नज़र नहीं आएगी, एम की नहीं बल्कि पी की सेलिंग प्राइस नज़र आएगी। तो वही वाली कहानी फिर से आ गई कि प्रोसेस 1 का लेजर बनेगा, प्रोसेस अकाउंट बनेगा, वहाँ से जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलेंगी, उसमें से एम जो है वो फर्दर प्रोसेस होनी है। अब इसने इंशाल्लाह कहा वही होना है जो आप पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, एनआरवी की बेस पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो। एनआरवी निकालने लगेंगे तो एनआरवी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस में से जो कॉस्ट लग चुकी, जो लगनी है, मतलब वो भी निकाल रहे होते हैं ना, ठीक है। हम कहते हैं सेलिंग प्राइस जो है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है और कॉस्ट टू कंप्लीट है। ये असल में आप IS2 जाके ओपन करें ना तो IS2 के अंदर एनआरवी की यही डेफिनेशन लिखी हुई है। एनआरवी क्या होती है, सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर रहे होते हैं ना, ये अगर ख़राब पड़े तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू रिपेयर, ठीक है। तो खैर देखते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं आगे। डाटा फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू द मंथ ऑफ अगस्त, इनपुट ऑफ केमिकल टी, टोटल ये इनपुट आ गया 20,000 लीटर्स और 240 रुपये का है, तो यहाँ से रुपीज़ निकल आएंगे। अभी फ़िलहाल प्रोसेस 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनपुट ऑफ केमिकल वी, ये तो आगे जाना है। प्रोडक्शन एल, एम और एन की उसने दे दी है, आपको रेशियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से उसने दे दी है, ठीक है। उसके बाद केमिकल वेस्ट इधर कोई नहीं आया, ठीक है, केमिकल पी भी इधर नहीं आ रहा, हो तो प्रोसेस 2 से जाकर निकलता है। डायरेक्ट लेबर आवर्स 12,000 इंटू 350, ये वो जो लेबर मैंने कहा था यहाँ पे प्रोसेस 1 में लगती है, ठीक हो गया, सही है। आगे बढ़ें जी। जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द, देखा, ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब लड़ाई वही चल रही है, फिर मैंने आपको कहा था ICAP का सबसे फेवरेट यही चल रहा है आजकल, क्योंकि यही सबसे मुश्किल है, तो यही ICAP पूछता है। अब आप देख लें
ये उस सेंट से शुरू, सेंट से पिछला सवाल में भी एनआरवी ही था, वो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया था, जो छोटा सा इजाज़त मांग के शाम वाली क्लास में, ठीक है। उसके बाद सेंट्स, फिर उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद मार्स और उसके बाद हरकुलिस पे पहुंच गए, ठीक है। सब में यही स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर एनआरवी इसकी बेस पे निकालना है, ये टेक्निकल काम है। और इसमें भी छोटा सा काम ही टेक्निकल है, क्या, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और उसमें भी 2 सवालों के अंदर जो मसला था, सबसे पहले में जो मसला था आई के अपने उस जमाने के अंदर 138 मैंने जो सोल्यूशन देखे ना पुराने निकाल के किताबों से, 138 ही लिए हुए थे यूनिट्स। तो वो फिर हरकुलिस वाले में उसने नई वाली अप्रोच लगा दी, तो फिर मैंने वो वाला भी बच्चों को उसी हिसाब से करवा दिया था, ठीक है, ताकि एक जैसा ही रहे। बाकी छोटा सा फर्क है, मैंने कहा था 1 नंबर कट जाएगा अगर कोई डिफरेंट ले भी लेता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, डरा ना करो। अच्छा, एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट एन इज क्रेडिट टू एनआरवी ऑफ बाय, अच्छा वो एनआरवी मतलब सेल वैल्यू, बोलो एनआरवी क्या होता है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब सेल वैल्यू हुई ना। तो बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू कहाँ जाती है, जहाँ हम करते हैं वही जाती है। मैंने कहा था जो खामोशी वाला केस है वही वाला, वो तो हर सवाल में खुद कह रहा है कि बाय प्रोडक्ट को आपने क्रेडिट करना है प्रोसेस के अकाउंट के अंदर। मैंने तो कहा था साइलेंट भी हो तो यही काम करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट चलता ही यही है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। अगले पहले 2 आपको करवाए हुए ज़रूर हैं, लेकिन वो यूज़ होते नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अच्छा, ओ फैक्ट्री ओवरहेड्स पड़े आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 180% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन बोथ, यानी कि जब आप 12,000 इंटू 350 करेंगे तो आपकी यहाँ पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। उससे अगले स्टेप में एफ कितने परसेंट होगा उसका, 180%, सिंपल। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिखा कन्वर्जन, इसके अलावा एफ कन्वर्जन में तो लेबर भी आ जाती है, मुझे यूँ लिखूँ ज़्यादा अच्छा है, एफ, ठीक है। ये जहाँ पर लेबर लगेगी उसका 180% करके एफ भी आ जाएगा, ठीक है। यार आसान लग रहा है सवाल। देयर इज़ नो अंडर ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि जो आपके एब्जॉर्ब हैं वही आपके एक्चुअल। खैर हमें तो एब्जॉर्ब ही चाहिए। देयर इज़ नो, वाह वाह, देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये मेरे ख्याल में किसी एक ही सवाल में आया इसका मतलब अभी तक, वो कौन सा था जो मैंने आपको प्लेटिनम वाला करवाया था। वो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था कि प्रोसेस 2 के अंदर जाके हमें ईपीयू निकालना पड़ा था, प्रोसेस 1 के हिसाब से भी और फिर अगले प्रोसेस 2 में कन्वर्जन के हिसाब से। तो वो सवाल फिर बड़ा कीमती सवाल है, प्लेटिनम वाला सवाल बड़ा कीमती सवाल है, ठीक है ना, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि वो एक ही है जिसमें हमारा जॉइंट बाय प्रोडक्ट के अंदर क्लोजिंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस आया, ठीक है। तो सही है। There was no opening inventory of finished goods. There was no opening inventory of finished. However, 500 liters of L and 400 liters of P remained unsold. हम इसका क्या करें? प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगी है क्या? इसका मतलब मैं इस पॉइंट को उससे सिर्फ परेशान करने के लिए दिया था। फिनिश गुड्स का स्टॉक हम कहाँ लेते हैं भाई? प्रोसेस अकाउंट उसने मांगे है ना। मुझे बताओ प्रोसेस अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स का अनसोल्ड स्टॉक आता है? प्रोसेस अकाउंट में तो फिनिश गुड्स जो बनी वो निकल कर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में चली जाती हैं। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो होती है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इंशाल्लाह। वही सच्ची याद आया, मैंने तो कहा था आपको कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा पहले कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन, लो कहा था, इसके बाद वही करते हैं। मैं तैयारी तो हालांकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की करके आया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में हमें कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन का देखना है पहले, तो टाइम कितना बचता है, ठीक है, वरना और नहीं तो चलो पहली बुनियादी बात कर लेंगे। वो 1 दिन का काम है, 2 दिन में कर लेंगे, 2 दिन लगा लें उस पर। मैं तो कहता हूँ अभी ताज़ा ताज़ा एंट्रीज की हुई हैं, क्या कहते हो, जहन बना के आए हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? चलो देखते हैं, मैंने नोट्स भी बना लिए थे कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, चलो देखते हैं, बातों में बात निकल गई। तो खैर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में यूज़ होती है, उसका हमारे प्रोसेस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल प्राइस ऑफ केमिकल्स आर एल एन और पी, एम नहीं नज़र आ रहा, एम तो जो है वो पी बन गया ना, ठीक है। अच्छा चलो काम शुरू करें फिर। मेरे ख्याल में तो सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तरतीब से शुरू कर देते हैं। पहले प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाते हैं ये ठीक है, जो ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब कौन सी अटेम्प्ट है? हो अच्छा, लास्ट टाइम ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट नहीं आया, मैंने कहा बता दूं। लास्ट टाइम क्या आया इसमें से, वो जो पहले वाला था प्रोसेस कॉस्टिंग का जो सवाल होता है ना, फाइफो के साथ आई थिंक आया था, ठीक है।
तो बच्चे बहरहाल बच्चों को इन्हीं 2 टॉपिक्स नहीं पास कराया था, वरना तो पेपर अब हाथ लगाने वाला नहीं था। लेकिन यही जॉइंट ये प्रोसेस कॉस्टिंग और उधर से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन्होंने बड़ी हेल्प की थी बच्चों की। जी नाम है इसका हेरक्यूलियस। प्रोसेस 1 का अकाउंट, अच्छा क्योंकि रिसेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनका सोल्यूशन आपको आई की वेबसाइट पे मिल जाया करता है, इसलिए मैं इसको पूरे रुपीज़ में करूँगा ताकि राउंडिंग का फ़र्क ना आए, और रेट कहीं पे निकलेगा तो मैं उसको 4 डेसिमल तक लेकर जाऊंगा और फिर रुपीज़ में कर दूंगा राउंड। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चे जो है वो रिसेंट अटेम्प्ट के सवालों को नॉर्मली देखते हैं, सोल्यूशन का तरीकाकार तो हमारा मुख्तलिफ है, कम से कम आंसर तो मैच करें ना, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर राउंडिंग से ज़रा परहेज़ करूंगा ताकि आप ज़रा कॉन्फिडेंट दें, देखा करें, ज़रूर देखा करें। जो रिसेंट अटेम्प्ट का कोई सवाल हम करीब करीब जो आई की वेबसाइट पर सोल्यूशन पढ़े हैं ना, उनका कोई भी सवाल हुआ करे तो वो आप फिर जाकर उस सोल्यूशन से बेशक देख लिया करें, तसल्ली होती है कि हाँ यार तरीका तो बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन हमारा सोल्यूशन सवाल तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल वैसे ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो लीटर्स एंड लीटर्स, लीटर्स और रुपीज़, बल्कि ठीक है खुला डुला ही बनाए इसको, इसी की ज़्यादा लड़ाई होनी है। चले जी, लें जी, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, अच्छा आप ज़रा थोड़ा सुर्खी पाउडर लगा के हैं, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस 1 अकाउंट, रिक्वायरमेंट है ना भाई, वर्क इन प्रोसेस ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट। सर इतना तो हमने कभी भी नहीं लिखा था, है ना। चल हमारे तो यहीं पे पेट्रोल मुक गया साढ़ा ले जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे का सारा करंट मंथ इनपुट है, केमिकल टी इनपुट करोगे, उसके बाद डायरेक्ट लेबर लगाओगे, 180% एफओएच आ जाएगा, डेबिट साइड खत्म। तो पहला काम हम करते होते हैं डेबिट साइड की पोस्टिंग, उसके बाद क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। तो कोई ओपनिंग प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इनपुट ही है। तो इनपुट ऑफ करंट मंथ ऑफ अगस्त, तो इनपुट ऑफ करंट मंथ में सबसे पहले मटेरियल, क्या नाम है उसका, मटेरियल टी। चलो जी, कितने लीटर्स इनपुट किए, कितने लीटर्स इनपुट किए, 20,000 लीटर हैं और 240। तो यूं मैं लिख देता हूं, एट द रेट ऑफ ₹240। अब कितने जी, 20,000, और 20,000 को 240 से मल्टीप्लाई करो, 4800,000। नहीं मैं कर रहा था, में थोड़ी देर पहले मैंने कहा जरा मैच हो जाता है, इसलिए करना है तो कर ले, कोई मसला नहीं है करना है 1000 में, ठीक है, फिर थोड़ी बहुत ही फिर कमी बेशी माफ कर देना, 4800, फिर अड्डा खुला खुला बनवाया जी, 4800। चले जी नेक्स्ट, इसके बाद जी लेबर। अब लेबर जो है, लेबर डायरेक्ट लेबर 350 पर आवर है और 12,000 आवर्स है, ठीक है जी। तो डायरेक्ट लेबर लफ्ज वही लिख दो, पूरा लिखना है आपने, मटेरियल टी, मैट टी नहीं लिख देना, डायरेक्ट लेबर 12,000 आवर्स है और हर आर 350 रुपए पे करते हैं हर आर का, 4200 आ गया। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3, FOH are applied at the rate of 180 of the direct labor cost in both processes। तो applied FOH, absorbed FOH, यही लिया करते थे हम, FOH absorbed, और 4200 का 180% कर दो जी, 7560। डेबिट साइड इज ओवर। डबल अंडरलाइन ना करना, क्या पता अब नॉर्मल गेन आ जाए, है जी। वर्क इन प्रोसेस नहीं है, लॉसेस के साथ हमने बगैर वर्क इन प्रोसेस के सवाल किए तो थे शुरू में, तो हो सकता है ना जी। अब नॉर्मल लॉस ये तो होते ही हैं, ठीक है। चलें जी, अब आते हैं जी क्रेडिट साइड की तरफ।
पॉइंट नंबर नॉर्मल लॉस कहाँ था, ऊपर ही, ओके सॉरी। 10% प्रोसेस 1 का एवेपोरेशन की वजह से लॉस हो जाता है, बाय प्रोडक्ट भी यहीं पे बनती है, एक्चुअल आउटपुट भी है, फिर देखते हैं कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं, प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पे हमने लिखा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो है वो इनपुट का 10% है, 2000 लीटर आ गए, और एवेपोरेशन वाले का क्या पैसे मिल रहे, एवेपोरेशन वाले के तो कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद बाय प्रोडक्ट लिख लें पहले ताकि ज़रा तरतीब रहे सेम। तो बाय प्रोडक्ट का नाम क्या है जी, बाय प्रोडक्ट एन, इसके यूनिट्स गिवन है, इसके लीटर्स गिवन है, एन जो है वो 1450 लीटर्स बने, 1450 लीटर्स, और एन को हमने लेना होता है एट द रेट ऑफ इसकी जो है वो सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू को जाकर देख लेते हैं। जी बेटा ज़रा ध्यान से देखना, एन जो है वो 1000 रुपये सेल प्राइस है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट भी 40 रुपये पर लीटर है। इसका मतलब एक एन अगर बेचेंगे तो 1000 रुपये बिकने पर लगते हैं, लेकिन 40 रुपये हमारी डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट भी तो है। तो इसका मतलब 1000 माइनस 40 960 ऊपर लिखा भी हुआ था। आप हो सकता है कहें सर हमने सेल वैल्यू पे लेना है, आपने तो एनआरवी ले ली, तो शुक्र है उसने सवाल के अंदर इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया था कि ज़रा पढ़ो जाके, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। वैसे लॉजिकल बात तो होती भी यही है कि हमें इतने का ही ये पढ़ना, ये इतने का ही बिकना है, ये लाइक नॉर्मल लॉस है ना, तो एनआरवी ही लेनी चाहिए। आज तक किसी सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन नहीं होती थी इस तरह से बाय प्रोडक्ट की। खैर चलें, उसने फिर भी आपको बड़ी क्लियर बात कर दी और क्लियर कर ही देता है आप बातें इस तरह से, ठीक है। एनआरवी, एनआरवी रुपीज़ 960 जी, 1392, उसके बाद आ गई आपकी एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट अब रह गई किस किस की जी, एल और एम। तो दोनों को अलग ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एल कितने 8700 लीटर्स, और एक्चुअल आउटपुट एम की 7250, ठीक है जी। ये टोटल आ जाएगा। इसकी कॉस्ट नॉर्मली हम मतलब बैलेंसिंग ही निकाल लिया करते हैं, ऐसे ही है, फिर उसको हमें एलोकेट करना पड़ता है। क्या ख्याल है, इसको इकट्ठा ना लिख दें ज़रा, जैसे तबीयत आपकी बनी, इकट्ठे यूनिट्स आए, फिर यूनिट्स को अलग अलग दिया हुआ उसने, वो अलग अलग ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलो, एक्चुअल आउटपुट ऑफ एल प्लस एम, यूँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एल प्लस एम एक्चुअल आउटपुट कितना है जी, 15,950। ज़रा अच्छा है ना, यूनिट सेम और यहाँ पे कॉस्ट सेम आएगी, फिर उसको बांटने की आदत जैसे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिखना है तो बेशक लिख लेना, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। अब यूनिट्स किधर 20,000 आ रहे हैं। अब दो सूरतें हो सकती हैं, तो इधर 20,000 ही आ जाए, कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं, या इधर 20,000 से कम आए तो अब नॉर्मल लॉस। लेकिन ऐसा भी हो जाता है, तीसरी सूरत भी होती है, सॉरी, इधर 20,000 से ज़्यादा आ जाए तो फिर अब नॉर्मल गेन उस तरफ चला जाएगा। बताओ जी क्या आ रहा है, नहीं इधर क्या आ रहा है टोटल 19, अच्छा इसका मतलब 20,000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 600 लीटर्स क्या आ गया जी आपका अब नॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है जी। तो जगह बचाएं ताकि इसी के नीचे हम बना लें अपना प्रोसेस 2 भी, और वर्किंग सारी उस साइड पे कर लें जी। 20,000 और डबल अंडरलाइन करें, कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है 16,560। अब बी कॉन्फिडेंट, यहाँ पर आप 16,560 लिख लें। बस मसला ये है कि हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, अभी 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, कोई एक निकल आए तो दूसरा हम
फटाफट निकाल लेंगे इंशाल्लाह बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा जी, खैर चलें, अब क्या हो सकता है, अब नॉर्मल लॉस बैलेंसिंग आया, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है, क्योंकि उसने हमसे क्या कहा था, रिक्वायरमेंट ए प्रोसेस 1 का अकाउंट बनाओ और रिक्वायरमेंट बी क्या है, प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो प्रोसेस 1 का अकाउंट बन गया है, प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए हमें ज्वाइंट कॉस्ट चाहिए, किसकी भला, एम की, जिसने पी में कन्वर्ट होना है, और वो ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो अभी पता ही नहीं है, वो ही अभी नहीं पता लग रही। तो देखें क्या बनता है, सर सवाल को देख लें कहीं पे उसने लॉस के यूनिट्स के बारे में कोई जिक्र शिक्र किया हो, क्या कहता है। मेरे ख्याल में तो प्रोसेस नहीं है, मेरे ख्याल में तो प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो हमारा वो केस 1 बन गया है, हम कॉस्ट पर यूनिट उस हिसाब से सुकून से निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है, हम क्या करेंगे जी, इनपुट कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस माइनस स्क्रैप ऑफ बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स माइनस बाय प्रोडक्ट यूनिट्स, ठीक है जी। तो इससे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, कोई एक निकाल लेना, दूसरी बैलेंसिंग, क्या ख्याल है। चलें शुरू करें फिर। तो कॉस्ट पर यूनिट, जो कि फिर आगे बढ़कर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बन गई थी जब प्रोसेस आया था ना, तो एवरेज कॉस्ट एफको के अंदर और करंट कॉस्ट पर यूनिट फाइफो के अंदर बन गई थी। पहले वाले केस में जिसमें वर्किंग प्रोसेस नहीं होता था, उसके अंदर तो कॉस्ट पर यूनिट ही होती थी ना, ऐसी निकलती थी, ठीक है। तो नॉर्मली इसके अंदर इधर ही आता है, ज़्यादा आगे नहीं जाता इसके अंदर। चले खैर, ले जी, बताएं जी, इनपुट कॉस्ट, टोटल इनपुट कॉस्ट 16560, अब 1000 में लिखना है, चलो ठीक है, माइनस, फिर ध्यान से यूनिट्स को कर लेना, माइनस 0 लिख रहा हूँ, माइनस 1392, 0 इसलिए लिखा ताकि आपका चेक रहे कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट, नॉर्मल लॉस की सेल, नॉर्मल लॉस इसी के अंदर जिस डिस्पोजल कॉस्ट आती है अगले में आती है, हो शुक्र है, मैं क्या सारी लेना मिटानियाँ पैनी। चले खैर, ले जी, कॉस्ट पर यूनिट जी, टोटल इनपुट यूनिट्स 20,000 ना लिखें 20, ठीक है जी, 20 माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स 2 माइनस, ले जी, रुपीज 916 अच्छा, अब ये ना एग्जैक्ट रखना है, ये 4 डेसिमल तक ले जाओ, 4 डेसिमल तक ले जाओ, उसके बाद जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना, तो फिर रुपीस को राउंड कर लेंगे, ठीक है ना, मेरा मशवरा है, ताकि कम से कम सवाल मैच होने करीब हो जाए आपका। वैसे पर्चे में 2 डेसिमल भी काफ़ी है, वैसे मैंने रेट्स के बारे में आपको हमेशा से कहा हुआ है कि कम से कम भी 4 डेसिमल यूज़ कर लिया। ये छुट्टियों के बाद सोए सोए से लग रहे हैं, सब सही है ना, ओके है, अच्छा जी, हैं क्या, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, इसको एक तो 23 पे करवा दें यार, सारे एसियों को 16 पे चल रहे हैं। अच्छा, ये रुपीज 916.4955, चलो 5 राउंड कर लो, ठीक है, पर लीटर, ये हमारे पास रेट आ गया। अब ये रेट निकल आया, इस पे भी लगा सकते हो, इस पे भी लगा सकते हो, मेरे ख्याल में अब नॉर्मल लॉस पे लगा लेते हैं, ज़रा करीब भी पड़ा, थोड़ी जगह भी है, क्या ख्याल है। तो 600 लीटर्स हैं इंटू रुपीज़ 916.4955। अब बेशक आप राउंड कर लो और राउंड करके आप रुपीज़ कर लो, ये वर्किंग 1 कर दें ज़रा, ये हमारी क्या आ गई जी, वर्किंग नंबर 1 जी, बोले ये 550 आ गया, एग्जैक्ट आया है ना अब, हाँ ये देखो, ये फ़ायदा हो गया, ये आपने 4 डेसिमल तक लिया है ना, आगे फिगर राउंड आ गई है, इससे ये फ़ायदा हो गया ज़रा। अच्छा जी, बोले बैलेंसिंग निकल सकती है अब कॉस्ट, बोलो, तो जॉइंट कॉस्ट निकल आई बैलेंसिंग, बोलो 1518। लो जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछ सकता है बच्चा। हाँ जी, हाँ किसको,
ये सही है। 550 को राउंड, बेटा आप 600 को जरा ये करके देखें ना क्या आता है। नहीं, एक मिनट, इनको पहले इधर मसला है। 600 को 916.4955 किया एग्जैक्ट इससे, तो क्या आंसर आया? हाँ, अब राउंड कर दिया। फिर मुझे नहीं पता, मुझे शायद एग्जैक्ट आई है, नहीं राउंड ही किया फिर। लेकिन राउंड कर लेना है, कब कर लेना है? जब रुपीज एंड में आंसर लिख रहे हैं। रेट को ले लिया ना यहाँ पर, तो वो मसला काफी हद तक करीब कर देता है। वो एग्जैक्ट फिगर लिखो या अब आप नियरेस्ट इन 1000 रुपीज को राउंड कर लो, तो वो 550 राउंडेड है, कोई मसला नहीं जी। 14618 ले जी, को मसला प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया, कोई मसला। मुबारक हो आपके, कितने नंबर आ गए अलग से लिखे हुए? अभी ये आई कैप के सोल्यूशन से फिर आने टके का फर्क आएगा। आप लोगों ने खुद ही रुपीज इन थाउजेंड्स करवाया, मैंने तो इसलिए कहा था कि फुल अमाउंट में कर लेते हैं, आप नहीं माने। नेक्स्ट, अच्छा जी, आप प्रोसेस 2 के अंदर पढ़ेंगे, तो प्रोसेस 2 के अंदर प्रोसेस 2 का अकाउंट रिक्वायर्ड है, आपको पता है। और प्रोसेस 2 के अंदर आपके इस एम ने जाना है, तो यूनिट्स तो चलो आपको अवेलेबल हैं एम के, लेकिन इस कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट एम को एलोकेट करें, उसके लिए हमें वही सारी एक्सरसाइज करनी पड़नी। ठीक है, तो चलो ज़रा प्रोसेस 2 बना तो लें। बी रिक्वायरमेंट है, और इसमें आपने क्या करना है जी? प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना, वर्क इन प्रोसेस 2 का। ठीक है जी, वर्क इन प्रोसेस। आसान सवाल है वैसे यार, ये आसान टॉपिक है। अरे टॉपिक आसान लगा या टफ लगा है? अब आगे तो आसान हो जाना चाहिए था, अगर अभी टफ है तो फिर अब तो आसान हुआ है। अब तो आगे, अच्छा अब आपको जी टफ है, तो मैं कहूँगा कौन सा सवाल अब टफ है, तो जो सवाल टफ होगा वो तो अब कर लिए, तो उसको टफ सवाल अब मिलेगा नहीं, इसलिए अब फिर किसी हद तक वैसे आसान है। अब आसान है, क्योंकि ये अब आपको नंबर देगा। चलो मुश्किल था, हो तो गया ना, अल्लाह ने करा दिया। अब जिस अल्लाह ने आसान कर दिया उसके लिए अल्लाह का शुक्र कर दो। अब ये पेपर का सवाल है, और इंशाल्लाह रिवीजन क्लास के अंदर आपका वो रिसेंट टाइम वाला सवाल भी आ जाएगा, आप उसको भी देख लोगे। आपका दिल करे तो कर लो, मैं तो कहूँगा उसी वक्त ही कर लेंगे, उस वक्त क्या करेंगे फिर। अच्छा जी, अब ओपनिंग प्रोसेस कोई नहीं है, पर भी इनपुट ऑफ करंट मंथ। क्या बेटा बच्चों को पास किया उसने लास्ट टाइम? बच्चे ने हाथ पाँव मारे, उसी को ही पास करता है वो जी। अच्छा जी, अब इनपुट ऑफ करंट मंथ में सबसे पहले तो रिसीव्ड, क्या कहूँ इसको, मटेरियल केमिकल एम, यूं लिख देता हूं जरा, केमिकल एम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। कितने लीटर्स आए हैं? 7 to, ये गिवन था सवाल में, लेकिन वही मसला। अच्छा, उसके बाद कोई नहीं, खैर है, आगे तो बढ़े। केमिकल तो आ गया पिछले प्रोसेस से, ये क्या आ रहा है जी? इनपुट ऑफ केमिकल वी। तो केमिकल वी जो है वो केमिकल वी एडेड इन P2, ये आपके लिए लिख रहा हूं समझाने के लिए जी। कितना? 17, और ये क्या रेट है जी? एडेड एट द रेट ऑफ ₹180, तो 315 ये आ गया। उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ गई यहाँ पर, कितने आवर्स हैं जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स 2000 हैं, और इस प्रोसेस के अंदर लेबर की कॉस्ट जो है वो, यहाँ वाली लेबर 300 रुपये पर आवर लेती है, तो 2000 आवर्स इंटू ₹300, कितना आ गया? 600 आ गया। और फिर FOH एब्जॉर्ब करवाने इसी की बेस पर, तो 600 इंटू 180% जी, 1080।
अब मैं लाइन लगा देता, लेकिन एक चीज़ थोड़ी देर पहले सामने आई थी कि बाय प्रोडक्ट को इधर कोई कॉस्ट भी आनी है। ठीक है, चले थोड़ी सी जगह छोड़ कर ले यार, कहीं देखना ज़रा नॉर्मल गेन चेन तो नहीं आ रहा, देख लेना, भी जगह तंग हो गई है मेरे पास। ऐसी नज़र फेर लो एक आधी, पक्की बात है फिर। चलो फिर अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि अब यहाँ पर एंड हो गया, एंड। हाँ उसकी जगह तो छोड़ दी है मैंने, ये उसी की ही जगह छोड़ी है। वैसे ये भी आप छोड़ें, आप बस 2-3 लाइनें छोड़कर क्लोज करें। आपको क्या मसला है, बोर्ड तो मेरा ख़त्म हुआ है, आपका तो सफ़ा होता है, चल रहा होता है। अच्छा जी, नाउ पार्ट 2 शुरू करना ना यार, करें जी। पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अब आते हैं जी क्रेडिट साइड की तरफ। कोई नॉर्मल लॉस वगैरह है जी? कोई नॉर्मल लॉस? इज है। केमिकल M undergoes further processing in P2 where it is combined with chemical V to produce P. 15% of input is produced as waste identified at the end of process, जो कि उल्टा हमें डिस्पोज करना पड़ता है जालमो। तो 15% ऑफ व्हाट? नॉर्मल लॉस जी बेटा। किसके? अल्लाह करेगा सेम ही निकल आएगा, टेंशन ही मुक जाएगी। लेट्स सी, ये सारे का सारा इनपुट है, क्योंकि उसने कहा है एंड पे जाके 15% पकड़ा जाता है। तो नॉर्मल लॉस है, बता टोटल कर दो, 9,000 इंटू 15%, कितना? अगर ये 1350 होता और ये जो है लेट्स से 1500 होता, तो हम कहते हो 150 नॉर्मल। और अगर ये 1350 है और यहां पर होता 1000, तो हम कहते ओ 350 नॉर्मल गेन। तो अपनी तरतीब पे रहना, ठीक है। वो तो इत्तेफाक से जो नॉर्मल लॉस उन्होंने प्रोसेस 2 में दिया हुआ है केमिकल वेस्ट, वही हमारा भी निकला, इसलिए हमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है, ठीक है, सही है। क्या करने लगा था, अच्छा चलें लें जी। उसके बाद बाय प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं यहाँ पर कोई, लेकिन एक मसला है, इसके पैसे तो नहीं आने, उल्टा इसके आने पर मुसीबत पड़ जानी है। ये खतरनाक केमिकल है, ये जो है वो डिस्पोज करना है, और डिस्पोज करने के ऊपर हमें उल्टा कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जी उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब इधर देखो कितने लीटरें हैं, 1350 लीटरें हैं, हर लीटर पे 50 रुपए पड़ते हैं, तो 1350 लीटरें इंटू ₹50 पर लीटर, बोलें जी 68 ही कर लो फिर। अब कर रहे हो राउंडिंग तो खुल खुला के खेलो भाई। अगर सोल्यूशन देखना ना तो उसके अंदर फिर ये चीज़ें चेक करनी है बस आपने, कि ये जी ये क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। अब आपकी मर्जी, छोड़ो फिर ना देखना सोल्यूशन, मैं देख लूँगा खुद ही, मैंने देखा हुआ सोल्यूशन, लास्ट टाइम का देखा हुआ, ठीक है। बस फिर यही है सोल्यूशन। नहीं फिर राउंडिंग का डिफरेंस तो आता है ना, फिर मतलब थाउजेंड्स के अंदर फिगर चल रही है, वो फिगर अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप 1000 में नहीं करें, घर पे सवाल आप फुल फिगर में कर लें, उसके बाद चेक करें जब घर पे दोबारा। हाँ ये सही है, घर पे आप दोबारा क्लास वाला सवाल तो करते ही होंगे, तो ये सवाल जब करें 10 मिनट में हो जाना इंशाल्लाह, ना करें, करना चाहिए आप लोगों को। पहले ये सवाल करना होता है, आगे से सारे ला रहे हैं, अजीब लोग हैं, मतलब कौन लोग हो तुसी। तो ये दोबारा करेंगे आप, तो उसमें 1000 में ना करिएगा, उसके बाद फिर आईक्यू का सोल्यूशन देखिएगा, इंशाल्लाह टिच टैली होगा फिर, ठीक है, टिच टैली होगा फिर। लें जी आगे बढ़े जी। इधर कुछ भी नहीं आना, इधर कुछ भी नहीं आना, लेकिन अब मज़े की बात यह है कि आपको जो चीज़ नहीं पता वो वही रूटीन वाली चीज़ है, लेकिन अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट देखें तो ये सारी की सारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही तो है, जो आपको पहले किसी और तरीके से एक ही फिगर दे दी जाती थी, आज वो एक फिगर नहीं है, आज वो काफ़ी सारी फिगर्स। ओके, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ से निकलेगी,
एनआरवी कैलकुलेशन में यूज होगी, और वहां से फिर एनआरवी टोटल एनआरवी निकलेगी, फिर ये कॉस्ट एलोकेट होगी एल और एम में, फिर एम वाली इधर जाएगी, फिर ये प्रोसेस अकाउंट पूरा होगा। गल उत्थे दी उत्थे ही है, ठीक है ना, हाँ जिथे दी। तो चले खैर फिलहाल तो एक्चुअल आउटपुट लिखवा दे मुझे। कितना जी? ये उन्होंने बता दिया। अच्छा अब कितने हैं जी टोटल? 9000। और ये भी सुभान अल्लाह, ये तो बहुत आसान काम हो गया। अब तो बस हमें क्या चाहिए, अच्छा आपस की बात है, सिर्फ ये फिगर निकल आए, ये टोटल लिखेंगे, उठा के इधर लिखेंगे, और ये बैलेंसिंग है, ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई तो वहीं पे ही है अभी भी। ये मिलेगा तब ना, ये कहाँ से मिलना है? ये इसकी एलोकेटेड कॉस्ट है। वो एलोकेट किस बेस पे होना है? एनआरवी। प्रोडक्शन की रेशो दी है, तो हमने क्या यूनिट्स की बेस पे बांटना? मसला तो यही था ना कि हमारे तीन तरीके थे। जो आप कह रहे हैं ना प्रोडक्शन की रेशो दी हुई है, वो आप ये कह रहे हैं कि हम, ठहर जाओ मैं कर लेना भाई, मैं उधर कर लेना, स्टूडेंट मेरा थाडा। आप ये कह रहे हैं कि एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करें, तो वो तो रेशो क्या, यूनिट्स भी गिवन थे, रेशो की तरफ क्यों जाते, फिर तो यूनिट्स भी गिवन थे, इस पे नहीं कर सकते। उसने ये वाला मामला भी नहीं किया, वरना जो यूनिट्स गिवन थे सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते, वो तो इधर ले आए। तो इसके लिए तो भाई मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे रिपेयर कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह माइनस करके एनआरवी निकालनी पड़ेगी, पर यूनिट पे टोटल करना पड़ेगा, उसकी बेस पे मानना पड़ेगा। ओके, ये तो मसला पिछले चौथे पांचवें सवाल से चल रहा है। कहाँ थे हम? ये हम कहाँ आ गए हैं? वर्किंग 1 में 2 में आ गए हैं। तो वर्किंग 2 में जनाब हम क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है जी। एल और एम है, तो की जगह रख लेते हैं प्रोडक्ट एल प्रोडक्ट एम, ठीक है जी। चलिए अब टोटल जब आएगा तो देख लेंगे, फिलहाल तो अब एलोकेशन करनी किस बेस पर है? अच्छा बस ये हेडिंग दो, जो सवाल ने बेसिस बताई हो वो यूज़ कर लो। सवाल ने बेसिस बताई होती सेल वैल्यू, तो यहाँ पर हम यूनिट्स लिखते, सेल्स की यूनिट्स लिखते, सेलिंग प्राइस लिखते, यूनिट्स लिखते और सेल वैल्यू आ जाती। लेकिन उसने एनआरवी कही है तो पहले एनआरवी निकालते हैं, ठीक है। तो एनआरवी कैसे निकलेगी जी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब वर्किंग है तो एसपीयू लिख सकते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, सेलिंग प्राइस तो लिख लो, मेरे ख्याल में पीयू आगे बेशक लिख लेना। सेलिंग प्राइस बताओ जी। एल की सेलिंग प्राइस 5000 है, और डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट माशाल्लाह से गिवन है, अच्छी बात है जी बेटा। एम की जगह आप पी लिख लो, कोई मसला नहीं है, वो मतलब तो वही था मेरा। प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट एम की बजाय प्रोडक्ट पी लिख देते हैं, ये लो प्रोडक्ट भी लिख दूँ ना ज़रा, यानी कि फिनिश गुड्स है प्रोडक्ट पी। अब ठीक है जी, चल प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट पी, मतलब एम जाके पी में कन्वर्ट हो जाती है ना, ठीक है ये लिख लें जी। तो 5000 और 7000, और साथ में डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, अच्छा ये दो हैं, 500 पर लीटर और 4% कमीशन भी है। केमिकल पी में 600 पर लीटर, सुभान अल्लाह ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है ये मुफ्त के नंबर है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जी कितनी है? 5000 और 7000। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, तो सेलिंग कॉस्ट कितनी है जी पर यूनिट? 500 और 600। उसके बाद लेस करेंगे कमीशन है, कमीशन है अलग अलग परसेंटेज है, तो चलो कमीशन एट द रेट ऑफ 4% और 5%। अब 4% चुप हो तो किसका होता है कमीशन? सेल प्राइस का ही होता है, ठीक है। तो 4% कमीशन डायरेक्टली लगा दो, यहाँ पे लिख दिया ना कमीशन 4%, तो 5000 का 4% 200, और 7000 का 5% 350। भाई किसी को ये 200 और 350 ना समझ आया हो कैसे निकला तो अभी पूछ ले, किसको नहीं समझ आया?
पूछो पूछो। अच्छा जी बच्चों, उसके बाद अब एक चीज़ है अभी भी वही मसले वाली चीज़, क्या? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट भी चाहिए। अब एल ने तो फर्दर प्रोसेस नहीं होना, एम ने फर्दर प्रोसेस होकर पी में कन्वर्ट होना, तो उसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ये मिल जाएगा तो उसके बाद एनआरवी पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो हम पहुंच जाएंगे टोटल एनआरवी पर, और फिर टोटल एनआरवी की बेस पर हम फिर यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल वाले कॉलम में भी जाके हम फिगर लिख देंगे फिर यहाँ पे जाकर, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़नी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम एलोकेशन कर देंगे। अब सफ़र एल की हद तक तो कंप्लीटेड है, ठीक है। मसला तो हमें पढ़ना है प्रोडक्ट पी के लिए जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट लिख लें, ठीक है जी। अब रह तो सिर्फ क्या गया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही बन गया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर निकालनी है, प्रोसेस तो प्रोसेस 2 के अकाउंट के अंदर भी नहीं है, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये सारी अलग से लिख दो, टोटल लिख दो, आपकी मर्जी है। दिस टोटल माइनस दिस, माइनस तो कुछ है नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस, यानी अल्टीमेटली वही यूनिट्स है, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मैं वर्किंग नंबर 3 कर लेता हूँ। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है जी। अब ये सारी कॉस्ट लिखवाओ, ₹315 प्लस ₹600 प्लस ₹1080 प्लस ₹68, ठीक हो गया जी। ये क्या आ गया जी, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। और इस सवाल के अंदर भी सिचुएशन वही है कि आपका आउटपुट हो रहा है, आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। चलो अगर उस तरह से देखें तो खैर यूनिट्स तो अलग भी आ जाएंगे, बहरहाल आउटपुट होता नजर आ रहा है 17, 72, 50। अब आपके दिल में क्या आ रही है, यही हो, लेकिन ये वाले यूनिट्स उठाने की आदत डाली हुई है आपको। ये हमें मसला आया था क्वेश्चन नंबर 28 था ना पहला, सेंट्स, और उसके बाद फिर ये वाला इशू आया हमें उसके बाद वाले क्वेश्चन में, प्लेटिनम में। अगले दो में तो कोई लॉस वॉस था नहीं, इसमें फिर लॉस आ गया। तो जब भी लॉस आ जाए ये यूनिट्स उठा लो। अगर खुदा ना खास्ता वर्क इन प्रोसेस भी क्लोजिंग में पड़ा हो तो फिर आपने वो जो दूसरा सवाल था प्लेटिनम उसमें जो जैसे ये पीयू निकाला था वो करके कर लेना। बाकी तो दोनों सवाल थे ही बड़े सिंपल। तो यहाँ पे हमें चाहिए तो ये 76-50 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन चलो मैं यूं ही लिख देता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर 72-50, हाँ ये मसला तो है ना, 7.25 प्लस करो उधर वाले, प्लस 1.75 यूनिट्स माइनस 1.35 यूनिट्स। तो वही आंसर है। आप 76-50 डायरेक्ट ले लेते। बताओ जी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹69.269। अच्छा माशाल्लाह, 269.6732, 4 तक ले लो। अच्छा है, बाद में फिर इंशाल्लाह राउंड कर लेंगे रुपीस को जाके, ठीक है। लो जी मुबारक हो, 269.6732 निकला है। कोई मसला इसमें तो पूछ ले, बिल्कुल वैसे ही निकाला है, बस मैंने ज़रा टोटल कॉस्ट नहीं लिखी वहाँ से डायरेक्ट, मैंने कहा ज़रा नज़र आ जाए बच्चों को, ये वाले यूनिट्स नहीं उठाकर लिखा डायरेक्ट, मैंने कहा चलो ज़रा नज़र आ जाए बच्चों को, वरना आप ऊपर वाले वो उस बॉक्स को, जैसे हम वहाँ पे तो अक्सर कन्वर्जन कॉस्ट ना इकट्ठी दी होती थी, तो ये इकट्ठा करके ऊपर लिखो और ये वाले यूनिट्स लो, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल लॉस है एक बात, और दूसरी बात इसमें वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो बिल्कुल सेंट्स वाले सवाल की तरह से ये वाले यूनिट्स उठा लो। और अगर वर्क इन प्रोसेस होता तो फिर यहाँ पर वो ईपीयू निकाल कर जो यूनिट्स निकलते हैं ना P1 के हिसाब से, वो वाले उठा लेते। सिंपल, थोड़ा कनेक्शन बनना शुरू हो गए, अब खत्म हो गया, अब तो टॉपिक अभी भी नहीं बन रहे थे, फिर जंगना से निकल जाओ। अच्छा जी, ले जी
एनआरवी ये तो पहले भी निकल आनी थी 4300 और इधर 5780.3268 बस यहाँ पर अभी रुपीज राउंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब प्रोडक्शन 8700 और ये अभी यही 7650 लेना। जी बताओ टोटल। अब ये टोटल एनआरवी ना रुपीज इन थाउजेंड ही बताना, क्योंकि सारा सवाल आप थाउजेंड में कर रहे हो। 410 और इसको भी 1000 कर लो और अब राउंड कर लेना 3 डेसिमल में। 7650 इंटू दिस करके आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है? डबल फोर। अब यहाँ पे 44220 कर लूं। अब राउंड कर लिया। अब इन दोनों का टोटल कर दें। $41,830 जरा यहां तक पहुंच लें सारे। 81,630 ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस करके भी नहीं आता था। जी कोई मसला, कोई मसला यहां तक? ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दें फिर। लो जी ज्वाइंट कॉस्ट में पढ़ो 14 ये यूं कर देते हैं ना, हमने ये बांटनी है प्रोडक्ट एल और प्रोडक्ट पी में, ऐसा ही है जी बेटा। ज्वाइंट कॉस्ट 14618 है इंटू 37410 डिवाइडेड बाय 81630 जी 66 बस ठीक है। बैलेंसिंग भी कर, पर्चे के लिए अब क्या है इधर बैलेंसिंग निकालो, लेकिन फिलहाल चूंकि प्रैक्टिस चल रही है तो 14618 इंटू 44220 डिवाइडेड बाय 81630 जी 7919। अब पेपर में मैंने क्या कहा, इसको बैलेंसिंग निकाल लेना है आपने, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या है 14618। अच्छा मेरे ख्याल में तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें चाहिए किसकी कॉस्ट थी, पी की, तो ये तो हमने फजूल ही किया, कुछ जरूरत थी पर्चे के अंदर, सिर्फ इसकी जरूरत है इसकी, तो डायरेक्ट ये काम करें, पर्चे में ये टाइम बचा लें, वो निकालें ही ना, सिर्फ ये करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए पी की जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड। हम क्यों एल को जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं, हमें क्या करना है इसका। हाँ अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगता तो फिर हमें ये भी चाहिए होता, फिर जो जरूरत है। मैं वैसे पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, आखिरी दिन है ना, अब टॉपिक खत्म हो गया, तो पेपर के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना ये बातें हो रही हैं। अच्छा जी अब ले आओ 6699 को। अच्छा ये क्या उठाया मैंने फिर 66, अच्छा यही वाला, हाँ सॉरी 7919। ये जनाब 7919 आपको मिला है वर्किंग नंबर 2 से, 7919 वर्किंग नंबर 2 से। नहीं जी भाईजान वो नीला खून निकला है इसका, ये इंक भरी हुई थी ना जरा जी। तो ये 7919 है। अब आपकी तस्वीरों के अंदर ना बड़ा मसला हो जाता है, फिर आप लोगों ने तस्वीर भी तो लेनी होती है ना। 7919 ठीक है जी। अच्छा ये वर्किंग 2 से आ गया हमारे पास, अब सवाल ख़त्म है, करो इसको बैलेंस। 9982 फैसला कर लो कोई, 9982 इधर लिखो और 9982 ही बैलेंसिंग फिगर आ गई और आपका सवाल हुआ मुकम्मल।